अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जो हमारा मौजू है वो आँखों की एक बहुत ही आम बीमारी है जिसे हम काला मोतिया के नाम से जानते हैं। सफ़ेद मोतिया भी एक बीमारी होती है जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है कि जी सफ़ेद मोतिया क्या चीज़ है, काला मोतिया क्या चीज़ है। तो हमने सोचा इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करते हैं और जिन एक्सपर्ट को हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है वो जनाब डीजी खान के मरूफ आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अहमद लतीफ़ चांडिया साहब, कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, डीजी आई हॉस्पिटल डेरा गाज़ी खान। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सादा सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ये ग्लूकोमा तो हम आप और मैं टेक्निकल टर्म है, इंग्लिश में हम ग्लूकोमा कहते हैं, उर्दू में काला मोतिया कहते हैं। होता क्या है और उसको काला मोतिया क्यों कहते हैं? काला मोतिया जी आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होता है। अच्छा, नाकाबिले तलाफ़ी। नाकाबिले तलाफ़ी अगर ये हो जाए तो आप इस विजन लॉस हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकती बावजूद इलाज के। अच्छा। इसमें ये होता है कि आँख का जो अपना प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आँख के अंदर एक पानी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आँख का भी एक प्रेशर होता है। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो आँख की एक नस होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो कनेक्ट करती है आँख को ब्रेन के साथ। उसके ऊपर दबाव आता है जिसकी वजह से उसके सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। स्लोली स्लोली उनका जो फंक्शन है वो लॉस होने लग जाता है। तो फिर जिसकी वजह से विजन कम होती जाती है। पहले पहले साइड से विजन कम होती है और एंड पे जाके दरमियान की नज़र कम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टर्म जो इस्तिलाह हम यूज़ करते हैं उर्दू में मोतिया, और उसमें भी आगे काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया, ये इसकी वजह तस्मिया क्या है? ये क्यों कहते हैं मोतिया, क्यों कहते हैं और काला मोतिया ही क्यों कहते हैं इसको? देखें, काला मोतिया कहते हैं लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी आइडेंटिटी या प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो काले रंग की हो। काला जो इसको कहा जाता है वो इसकी सीरियसनेस की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये एक डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें रिकवरी नहीं है विजन की। तो उसकी वजह से इसको काला मोतिया कहा जाता है। वो जिस तरह कहते हैं जी सख्त सज़ा देनी है तो काला पानी की सज़ा है, तो उसी तरह ये काला मोतिया जो है ना वो ख़तरनाक नोयत की एक बीमारी है जिसमें आँखों का प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाता है जी, और वो जो हमारे आँख की नर्व है जो ब्रेन तक जा रही है उसके ऊपर प्रेशर डालता है और फिर उसको डैमेज करता है। इसी तरह इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। उसकी जो सीरियसनेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको काला का वर्ड यूज़ किया गया है और अल्टीमेटली पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है अगर वो ट्रीटमेंट ना ले। ट्रीटमेंट नहीं लेगा, ब्लाइंड हो जाएगा तो उसकी लाइफ में एक परमानेंट ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरापन आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको काला मोतिया बोला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब सफ़ेद मोतिया में और काले मोतिया में वो भी ज़रा फ़र्क बयान करते चलें कि इसमें क्या फ़र्क होता है दोनों में? सफ़ेद मोतिये में ये होता है कि आपकी आँख के अंदर एक कुदरती खुदा की तरफ से एक लेंस दिया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से लाइट पास करती है और आपको नज़र आता है। जब वो क्लाउडी हो जाता है या गदला हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी लाइट नहीं पास होती, आपको धुंधला नज़र आता है और वो आपकी आम तौर पे सेंटर की विजन को पहले डिस्टर्ब करता है। अच्छा, काला मोतिया में साइड की जो विजन है वो पहले मुतासिर होती है और फिर सेंटर की विजन आखिर में ख़राब होना शुरू होती है। तो सफ़ेद मोतिया में उल्टा हिसाब है जी, दरमियान में से आपको प्रॉब्लम होना शुरू होगी। हाँ जी, और साइड वाली विजन ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक रहेगी और दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अच्छा, इसमें लेंस का प्रॉब्लम है कि लेंस जो है वो जैसा आपने ऐनक लगाई हुई है अगर हमने तो उसके ऊपर भी दाग धब्बे पड़े हो तो हमें नहीं दिखाई देगा, उसी तरह के दाग धब्बे लेंस के ऊपर भी पड़ जाते हैं तो उसको हम सफ़ेद मोतिया कह देते हैं बोलते हैं। और इसमें और काले मोतिये में जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है वो यही है कि आप सफ़ेद मोती को निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, आसान है वो आर्टिफिशियल लेंस के थ्रू। लेकिन जो काले मोतिया में जो डैमेज चीज़ हो रही है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, वो परमानेंट है। अच्छा, उसका कोई इलाज नहीं है? उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज इस तरीके से नहीं है कि आपको रिकवरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो डैमेज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। यानी कि जितना नुकसान हो गया उसको आप वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते, नज़र जो है दोबारा उस तरह से बहाल नहीं होगी, लेकिन ये कि मज़ीद जो नुकसान होना है उससे आप बचा सकते हैं मरीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई इदाद-ओ-शुमार हैं, ये बहुत ज़्यादा आम बीमारी हैं
मतलब पूरी दुनिया में कितने लोगों को सफ़ेद मोतिया, काला देखें मोतिया जी होता है? ग्लोबली ये और पाकिस्तान में अगर कोई दादोशुमार हो वो भी शेयर कर लीजिएगा। देखें जी ग्लोकोमा जो है ना वो थर्ड बिगेस्ट कॉज है आपकी ब्लाइंडनेस की। फर्स्ट पे रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, सेकंड पे कैटरेक्ट है और थर्ड लार्जेस्ट ग्लोकोमा है जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आता है। अच्छा, यानी कि अंधेपन को हम मरीज को बचा सकते हैं उससे। बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। अब आप पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 18 लाख से ज़्यादा लोगों को ग्लोकोमा डायग्नोज्ड है 18 लाख? जी। और उसमें तकरीबन हाफ उसके 50% लोग ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं ग्लोकोमा से। यानी कि तकरीबन 9 लाख पहले ही अंधेपन का शिकार हो चुके हैं और 18 लाख टोटल मरीज़ हैं। और बाकी के 9 लाख जो हैं वो ट्रीटमेंट तो ये तो डॉक्टर साहब वो है ना जो रिकॉर्ड के ऊपर आ गए हुए हैं। जी। अभी कई ऐसे हैं बेचारों के जिनको पता ही नहीं है कि ग्लूकोमा या काला मोतिया हुआ है। वो फिगर भी अगर आप निकालेंगे तो शायद ये 1 करोड़ से ऊपर फिगर होगी। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर के पास लोग बहुत ज़्यादा लेट जाते हैं, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो असल जो फिगर होगी तो मेरा खौफ है, अंदेशा है कि वो शायद इससे बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं कि ये जो काला मोतिया है कितनी अक़साम का होता है, और ये जो आँखों का प्रेशर आपने बताया कि बढ़ जाता है इसमें, वो किस तरह बढ़ना शुरू हो जाता है? इस तरह चलें ब्लड प्रेशर की समझ आती है कि आपका वज़न ज़्यादा है, आप नमक बहुत खा रहे हैं, आप मोटे बहुत हो गए हैं, तो और फैमिली हिस्ट्री भी है तो खून की शरेयानें तंग हुई और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आँख का प्रेशर किस तरह से बढ़ जाता है? आँख का प्रेशर इस तरीके से बढ़ता है कि देखें जी इसमें ना 2 टाइप्स होती हैं। एक तो आपका प्राइमरी ग्लाकोमा है और एक सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है ना उसमें कॉज डिफाइंड नहीं होती कि आप कह लें जी कि इस वजह से ये प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। उसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। यानी कि मौरूसियत आ गई ना उसमें? मौरूसियत आ गई। आँख की जो बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट के, डॉक्टर के, फैमिली के। तो उसकी वजह से ना उसका जो ड्रेनेज पाथवे है ना वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से प्रेशर हाई होने लग जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिक नर्व के ऊपर दबाव देता है और उसके सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और ये एक स्लो प्रोसेस होता है। और जो सेकेंडरी है ना ग्लाकोमा, उसमें कोई ना कोई कॉज होती है। उस कॉज में हम बात कर सकते हैं कि जी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई पहले, उसकी वजह आँख से। की? हाँ जी, आँख की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। अगर सफ़ेद मोती के ऑपरेशन में डिले कर दिया जाए और वो उसका सफ़ेद मोती का साइज़ बड़ा होता जाए, वो भी ब्लॉक कर देता है ड्रेनेज को, वो एक कॉज बन गई जिसकी वजह से प्रेशर हाई हो गया, उसने ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर दिया। इस तरीके से डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनमें जो पीछे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसके नतीजे में भी न्यू वेसल्स बनती हैं, नई वेसल्स बनती हैं जो कि फिर ब्लॉकेज करती हैं। जब ब्लॉकेज होती है तो प्रेशर हाई होता है। तो ये चंद वजूहात हैं जो कि सेकेंडरी एंगल में आ जाती हैं। प्राइमरी एंगल में कोई ऐसा कॉज नहीं। तो सादा अल्फाज में है कि जो प्राइमरी टाइप है उसमें ये कुदरती तौर पर इंसान के अंदर टेंडेंसी होती है कि उसकी फैमिली में कोई चल रहा है मसला जिसकी वजह से आँखों की साख्त इस तरह की है कि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए। और दूसरी जो सेकेंडरी ग्लूकोमा या काला मोतिया है उसके अंदर कोई ना कोई बैरूनी वजह है जिसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्टर साहब कि अर्ली वार्निंग साइन इसमें कोई पेशेंट को मिलते हैं, मतलब कुछ बेसिक रेड फ्लैग्स कि जनाब अगर इस तरह की अलामात आनी शुरू हों तो मरीज़ को शक होना चाहिए कि शायद वो काला मोतिया डेवलप हो रहा है उसके अंदर? देखें जो आपका प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसमें कोई अर्ली साइंस नहीं है। काला मोतिया के ख़तरनाक होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें अर्ली साइंस नहीं है। पेशेंट को नहीं पता लगता कि मुझे काला मोती डेवलप हो रहा है, उसको उसी वक्त पता लगता है जब वो ब्लाइंड होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं और पेशेंट को काउंसल करते हैं कि और आम आवाम को काउंसल करते हैं कि आप अपना मुआयना करवाया करें, ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप 40 साल से ऊपर हैं तो आप सालाना अपनी आँख का मुआयना करवाया करें। ये आपका मॉलेज या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ही उसको डिटेक्ट कर सकता है, पेशेंट नहीं कर सकता। ये ओपन एंगल ग्लाकोमा की बात है। और जो दूसरे टाइप आ जाती है क्लोज एंगल ग्लाकोमा, उसमें आमतौर पे आंखों में दबाव महसूस करते हैं या अगर एक्यूटली बहुत यकदम से प्रेशर हाई हो जाए तो पेन महसूस होता है। पेन के साथ आपको लाइट के गिर्द
हेलोज भी नज़र आते हैं, हेलो मतलब लाइटें फैली हुई नज़र आती हैं, पेन होता है, विजन अचानक कम हो जाती है। अच्छा, अचानक कम होनी शुरू हाँ, होती है। ये क्लोज एंगल में। जो ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी है जो ओपन एंगल की है उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। वो जब उसकी नज़र कम हो जाती है और एक आँख में तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म के बराबर होती है और वो अचानक उसको पता लगता है जब वो अपनी साथ वाली आँख बंद करता है, तो वो देखता है मुझे इससे इसमें नज़र ही नज़र कुछ नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। और अब तक ये एकदम से नहीं हुआ था, मरीज़ कहता है एकदम से हुआ है, जब हम देखते हैं तो वो प्रोसेस पुराना चल रहा होता है। वो मरीज़ को उस वक़्त पता लगा जब दूसरी आँख को उसने बंद किया किसी वजह से, तो उसने देखा जी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा और वो समझता है कि ये शायद आज हो गया है। वो दूसरी आँख कंपनसेट कर रही होती है दूसरी आँख को। ओके। अच्छा, इसका मतलब है कि रेगुलर टेस्टिंग जो है, एक तो आपने बताया कि 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को जी, साल में 1 दफ़ा चेक करवा लें आँखें? साल में 1 दफ़ा और जिनको ओके, डायबिटीज़ है, वो भी लाज़मी साल में 1 दफ़ा चेक कराएँ क्योंकि उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, उनको भी अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए आँखों का। और जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे हैं, किसी हवाले से जोड़ों का मसला है, एलर्जी है और जो आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर रहे हैं स्टीरॉइड के एलर्जिक कंडीशंस की वजह से, उनको भी अपनी आँख का प्रेशर चेक कराना होगा। घर में बैठे उनको नहीं पता लग सकता उनको ग्लाकोमा है या नहीं है। जब वो डॉक्टर के पास आएँगे, डॉक्टर उनका सिंपल एक टेस्ट करेगा, जो कि टोनोमेट्री है, उससे प्रेशर पता लग जाएगा। तो उससे हम आगे उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते और दूसरा कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जिनकी फैमिली में नस्ल दर नस्ल चला आ हैं। रहा है। बिल्कुल। उनको तो फिर 40 साल की कैद है या उनको शुरू नहीं, में ही? शुरू में ही ये मैं पूछना चाह रहा था। बिल्कुल, उनको शुरू में ही आना है क्योंकि फिर वो 40 साल वाली जो इंतज़ार ना करें उसका। नहीं लगता क्योंकि अगर आपके बहन-भाई या फादर, मदर किसी को ग्लाकोमा है तो आपको 40% चांस है कि उनके जो बच्चे हैं उनको भी ग्लाकोमा होगा या बहन को है तो भाई को या और बहनों को भी 4 टाइम्स चांस है कि उनको ग्लाकोमा होगा। उन्होंने अपना साथ ही चेकअप करा। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ग्लाकोमा के, हम सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को ग्लाकोमा तो नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है और वहीं से हमें पता आइडिया हो लग जाता है कि प्राइमरी बिल्कुल, ग्लोकोमा है या सेकेंडरी ग्लोकोमा है। बिल्कुल। और ये प्राइमरी के केस होते हैं आमतौर पे जो फैमिली हिस्ट्री के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पेशेंट आ गया आपके पास, अचानक कंप्लेंट उसको हुई कि जहाँ मुझे तो एक आँख से प्रॉपर नज़र ही नहीं आता, और वो जनाब आप परेशान होकर आपके पास आया, तो फिर आप उसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को आप कौन कौन से टेस्ट करते हैं मरीज़ के? देखिए जी, सबसे पहला जो टेस्ट होता है जो कि हम रूटीन में सारे पेशेंट्स का करते हैं वो टोनोमेट्री है। उसमें से हम रोज़ाना की बेस में से रोज़ाना 10 से 15 पेशेंट ऐसे डिटेक्ट कर लेते हैं जिनको पता भी वो आए किसी मसले से होते हैं और प्रेशर्स हाई होते हैं, तो वो पता लग जाता है। टोनोमेट्री इज़ द फर्स्ट। सेकंड है कि आप उसका फंडस एग्ज़ाम करें, उसके आँख के नूर के पर्दे को चेक करें। वो भी कोई फैंसी टेस्ट नहीं है। ज़रा ये भी डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर का भी थोड़ी सी डिटेल बताते रहें कि टोनोमेट्री में करते ही क्या है, किस तरह होता है, किस तरह का टेस्ट होता है? टोनोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है कि आपके पास आपने एक स्टूल पे बैठना होता है, एक मशीन आपकी आँख के करीब आती है, वो एयर का ना एक थोड़ा-सा प्रेशर डालती है। वो प्रेशर जो डालती है और उस प्रेशर से ना आँख में बेंड आता है, वो उस बेंड को डिटेक्ट करती है कितना आ रहा है। अगर आपका प्रेशर हाई होगा तो बेंड कम नहीं आएगा आएगा या कम या आएगा? कम आएगा। प्रेशर नॉर्मल होगा तो उसकी नॉर्मल वो कैलिब्रेशन होती है, सेंसर्स होते हैं डिटेक्ट वो करने। डिटेक्ट कर देते होंगे। ये एक तरीका है जो कि रूटीन में स्क्रीनिंग के तौर पे हर पेशेंट का किया जाता अब देखें ना, ये तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, आपने कोई खून नहीं निकाला, आपने सिंपल एक मशीन के ऊपर अपनी थोड़ी रखी है है। और वो वहाँ से एक लाइट की बीम आएगी या एयर का प्रेशर आएगा और उससे, और ये कितनी देर लगती है डॉक्टर साहब इस टेस्ट करने में? इस टेस्ट करने में चंद सेकंड लगते हैं। चंद सेकंड लगते हैं। बिल्कुल, 10 से और सस्ता भी 15 होगा ये? सेकंड। इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। कभी भी इस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए कोई डॉक्टर आपको पैसे नहीं मांगता। ये उसके जो ओपीडी फीस है ये उसी में ही किया जाता है और ये मस्ट है। हर मेरे जितने भी कोलीग्स हैं या मैं हूँ, मेरे सीनियर्स हैं, हर एक जो सर्टिफाइड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है वो ये टेस्ट अपने हर पेशेंट पे करता है अच्छा। और करना भी चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद ने बड़ी अहम बात की है कि ये जो टोनोमेट्री टेस्ट होता है काला मोतिया की तशख़ीस के लिए जो सबसे पहला टेस्ट करते हैं, वो इतना सस्ता, आसान और क्विक टेस्ट होता है कि आप गाड़ी में शायद गाड़ी के टायर में जो हवा है
वो शायद ज़्यादा दफ़ा चेक करवाते होंगे बनिस्बत ये कि आँखों के प्रेशर को चेक करवाने के लिए। तो जिस तरह हम गाड़ी का ख्याल रखते हैं, भाई ये आँखें हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधेपन का शिकार हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो टेस्ट जो होता है टोनोमेट्री, आँखों का प्रेशर चेक करने के लिए, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस देनी है और मेरे ख्याल विदिन सेकंड्स टेस्ट हो जाएगा और आपका प्रेशर पता चल जाएगा। तो ऐसे लोग जो 40 साल से ऊपर हैं या जिनकी फैमिली के अंदर ये चला आ रहा है, या जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वो तो मैं कहूँगा कि ज़रूर अपने आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करके और ये टोनोमेट्री तो करवाएं ना। उसके बाद अगला टेस्ट कौन सा होता है डॉक्टर साहब? इसके बाद पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, वो उसका बाकी भी मुआयना करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट मुआयना का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका पर्दे का जो है ना मुआयना, एग्जामिनेशन, वो करना है। जो पर्दा बसारत होता है, पर्दा बस रेटिना। रेटिना, उसको भी देखना है। रेटिना जब आप देखते हैं उसके ऊपर ऑप्टिक डिस्क होती है। वो ऑप्टिक डिस्क वो ओपनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑप्टिक नर्व का, जहाँ पे डैमेज स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर ने उसको नज़र मार लिया, एक दफ़ा देख लिया, उसको देखते ही पता लग जाएगा ये ग्लाकोमेटस है या नहीं है, ये मतलब ग्लाकोमा की वजह से डैमेज हो रही है या नहीं हो रही। कई बार ये भी होता है कि आप टोनोमेट्री करते हैं, प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन आपने उसके ऑप्टिक डिस्क को देख लिया तो वो डैमेज्ड होती है। वो किस वजह से? अगर प्रेशर नॉर्मल है तो वो क्यों डैमेज हो गई? ये एक कैटेगरी होती है नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा की। मतलब इसमें आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है, उसके बावजूद भी डैमेज हो रही होती है ऑप्टिक डिस्क। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, वो अगेन वही फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, और इसके अलावा हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। हमारे अक्सर जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, वो मेडिसिन ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर लो करने की, और अगर वो रात को डोज ले रहे हैं और उसमें डिप आ गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो वो जब ज़रूरत से भी कम हो गया। ज़रूरत से कम हो गया, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व इतना सेंसिटिव एरिया है जिसमें न्यूरॉन्स हैं, उनको एनर्जी पूरी नहीं मिलती, एटीपीज पूरे नहीं मिलते, तो वो डैमेज हो जाती है। और ये अचानक से डैमेज हो जाती है? नहीं है, अचानक नहीं होती, आहिस्ता-आहिस्ता ये भी स्लो प्रोसेस। प्रोसेस अच्छा, इस प्रोसीजर को हम फंडोस्कोपी कहते हैं। है। इस प्रोसीजर को फंडोस्कोपी तो कहते हैं। ये डॉक्टर साहब कितनी देर में होती है और क्या कॉस्ट आती है इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है, और इस पे भी चंद सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों टेस्ट देखें कितने अहम टेस्ट हैं और कितने आसान, सहल और सस्ते ना होने के बराबर। कॉस्ट तो है ही कोई नहीं, आपने डॉक्टर की फ़ीस देनी है और इक्विपमेंट लगा हुआ है, कोई खून नहीं निकालना और आँख के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, और सिंपल आपने टेस्ट कर लेना। और ये भी स्लिट लैम्प के ऊपर ही होता है। स्लिट लैम्प के ऊपर होता है। इसके अलावा जो बाकी ग्लाकोमा के टेस्ट हैं, वो फैंसी टेस्ट कह लें, या उन पे कॉस्ट आती है, तो वो टेस्ट आमतौर पे यूज़ करते हैं दो वजूहात के बिना पे कि वो वाले टेस्ट कब कराए जाएं। वो उस वक्त कराए जाते हैं जब आप सस्पेक्ट करें कि वाकई ये ग्लाकोमा है या नहीं है, तो आप वो टेस्ट करा के उससे कंफर्म कर करने के सकते लिए। हैं। हाँ, तो उसमें दो टेस्ट हैं, विजुअल फील्ड एनालिसिस और ओसीटी, ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी। फील्ड जो विजुअल फील्ड टेस्ट है, वो आपकी विजन के सारे एंगल्स को कवर करता है कि कहाँ डिफेक्ट है और कहाँ नॉर्मल है, क्योंकि पेरीफ्री से आता है। तो पेरीफ्री में जो अर्ली डिफेक्ट है, वो विजुअल फील्ड एनालिसिस उसी मशीन से ही डिटेक्ट हो जाएगा, पेशेंट खुद नहीं डिटेक्ट कर सकता। कभी हमने ये नहीं देखा कि पेशेंट कहे जी मुझे साइडों से नज़र नहीं आ रहा, ग्लाकोमा के केस में। बाकी कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, उसमें वो उसको डिटेक्ट खुद कर लेता है कि डॉक्टर साहब मुझे साइड से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ग्लाकोमा में देखा गया पेशेंट उसी वक्त ही आता है जब ऑलरेडी 90% उसकी विजन लॉस हो जाती है, और टनल विजन, सेंट्रल विजन जब होती है, फिर वो आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, अब हमारा डायग्नोसिस भी हो गया। अब हम आते हैं कि अगर ये बर वक्त इसको हम ना इसका इलाज करवाएं या डायग्नोज ना करवाएं, तो फिर सीधी सीधी ब्लाइंडनेस ही है। बिल्कुल। और ये दोनों आँखों में एक वक्त में होगी या एक एक करके आँखों में ब्लाइंडनेस आएगी? आमतौर पे दोनों आँखों में ही पाई जाती है, लेकिन एसिमेट्रिकली, मतलब एक में ज़्यादा एक में कम। जो भी प्राइमरी ग्लाकोमा के पेशेंट्स हैं, उनमें दोनों ही आँखें इन्वॉल्व होती हैं, इकट्ठे बराबर की उस पर भी हो सकती हैं, लॉस हो रहा होता है, एक में ज़्यादा एक में कम भी हो रहा होता है। तो ज़्यादातर मैंने जो पेशेंट देखे हैं, एक ऑलमोस्ट ब्लाइंड हुई होती है, वो उसके लिए आता है पेशेंट। दूसरी देखते हैं तो हम देखते हैं वो भी बिल्कुल एंड के ऊपर के ऊपर है।
तो वो तो इस स्टेज के ऊपर कुछ किया नहीं जा सकता कि कम से कम जो अंधापन हो गया जिस आँख का, वो तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत काम कर रही है उसमें कुछ हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर अगर 10% भी आप कहते हैं कि जी विज़न है, उस 10% को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को ये अदरवाइज तो बात उसकी तो दुनिया ही तारीक हो गई ना जी। बिल्कुल। और वो उसके बाद उसको एहसास होता है कि उसके साथ हुआ क्या है। बाद जब ब्लाइंडनेस के बाद ही उसकी कदर उसको फ़ील होती है, फिर उसके बाद वो पैसा लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, वो गैर मुल्क और बड़े शहरों में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब डॉक्टर के पास कभी किसी को चेक कराते हैं, वो जब उनको बताता है कि जी सर या मैडम आपकी मुझे ना आँख में एक प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे शक है कि आपको ग्लाकोमा है, आप इसके ये कुछ टेस्ट हैं करा लें या ये मेडिसिन है डाल लें। क्योंकि आमतौर पे पेशेंट सिक होता है, बहुत अच्छा देख रहा होता है सेंटर में, उसको एक फीलिंग होती है मुझे कुछ नहीं है, डॉक्टर ने मुझे डराया। वो मेडिसिन ले जाता है, डालता है, फिर छोड़ देता है, दोबारा ना डॉक्टर को दिखाता है, ना मेडिसिन कंटिन्यू करता है और फिर वो उस वक़्त आता है दूसरी दफ़ा जब वो ब्लाइंड हो जाता है। फिर हम उसको ये कहते हैं देखिए जी आपकी एक आँख तो अब ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, इसमें हम वापस नज़र नहीं लेके आ सकते। इस वक़्त मेरा फ़र्ज़ ये है और मेरी प्रायोरिटी आपकी अब सेकंड आई है। मरीज़ अपनी उस आँख के लिए आता है जो ब्लाइंड है, लेकिन डॉक्टर कह रहा होता है नहीं अब इस पे ज़्यादा तवज्जो करो क्योंकि ये जा रही है, क्योंकि इसको बचा लिया तो आप अपनी आगे की लाइफ ईज़ी कर लेंगे, काम करते रहेंगे, चलना-फिरना, खाना-पीना वो ठीक है। अच्छा, अब तरीका इलाज की तरफ आते हैं। अब उस आँख को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या-क्या तरीका मौजूद है? देखिए जी ग्लाकोमा एक दफ़ा डायग्नोज़ हो गया ना और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो वो लाइफ़ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। सारी ज़िंदगी? हाँ, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है पेशेंट्स में जी मैंने तो ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट ले लिया, मैं ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता। उसमें सबसे पहले ड्रॉप्स हैं, जो कि लाइफ़ लॉन्ग चल सकते हैं, बहुत लंबे अरसे के लिए बिल्कुल, चल इस तरह से शुगर या डायबिटीज़ के अंदर मरीज़ को सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी होती हैं। जी, तो उसी तरह से कई मामला इसके साथ भी है, काला बिल्कुल मोतिया के ऐसे ही साथ भी है। ऐसे ही है। और सिर्फ़ दवाइयाँ डालना नहीं मकसद, आपको वापस आके अपने डॉक्टर को चेक भी कराना है, कि जो आप दवाई डाल रहे हैं, वो काम भी कर रही है, नहीं कर रही? क्या आप डाल भी रहे हैं या नहीं डाल रहे? पेशेंट हमें आते हैं, कहते हैं जी हम डाल रहे हैं। हम देखते हैं प्रेशर कंट्रोल नहीं है। अब डॉक्टर के दिमाग में एक बात आ जाती है, हो सकता है ये ना डाल रहा हो। फिर हम उनके घरवालों से जो उसके साथ जो अटेंडेंट होता है उनसे पूछते हैं कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं। वो अक्सर बता देते हैं कि ये ना भूल जाते हैं, नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से प्रेशर फिर हाई होते हैं। फिर हम उनको काउंसल करने के काबिल वो आते हैं तो पता लगता है। फिर हम उस पोजीशन में होते हैं कि उनको काउंसल करते हैं कि आप इसको ना बाकायदगी से तो ये डालें। एक ही तरह के ड्रॉप्स होते हैं जो मरीज़ को लिखे जाते हैं और वो दिन में एक दफ़े डालने होते हैं या सुबह, दोपहर, शाम वाला सिलसिला होता है? नहीं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप्स आते हैं। हम पहले पेशेंट को 1 ड्रॉप स्टार्ट करते हैं, 1 ड्रॉप से और वो आम तौर पे दिन में 1 दफ़ा डालना पड़ता है रात के टाइम। उसके बाद हम 15 से 20 दिन बाद उसको दोबारा बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं अगर तो हमें टारगेट इंट्राओकुलर प्रेशर मिल रहा है, उसकी डिज़ीज़ की सेवेरिटी के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से कि भईजान इसका जो प्रेशर है ना मैं चाहता हूँ एज़ अ इतना हो जाए। इतना होना चाहिए कि जी इसकी डिज़ीज़ आगे प्रोग्रेस ना करे। अगर वो उतना है तो हम उसको एक ही ड्रॉप पे रखेंगे। अगर उतना नहीं हमें मिल रहा तो हम एक-एक मज़ीद करके ड्रॉप्स भी ऐड किए ऐड जा करते सकते हैं। रहेंगे और वो सारे ड्रॉप्स एक मुख्तलिफ कैटेगरी के ड्रॉप्स होंगे, वो एक ही चीज़ नहीं होगी। और ये एक ही वक़्त में डाले होंगे या वो उसमें भी कोई फ़र्क होता है कि एक दोपहर को, एक शाम को, जी, इस तरह से फ़र्क होता है? होता है। फ़र्क होता है आम ताकि तौर आपस पे में इंटरैक्ट ना करें। बिल्कुल, आम तौर पे 12 घंटे के वक़्फ़े के साथ सुबह और रात को डाला डाला जाता है। और ये आप कह रहे हैं कि ये उसको सारी ज़िंदगी अब लेना ही लेना है, हाँ जी, छोड़ना उसको नहीं है लेना इसको। है और अगर इसके बावजूद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट फ़ॉलो-अप पे आता रहे। जैसे डॉक्टर उसको बता रहे हैं महीने बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद वो आए, हम उसको चेक करेंगे, उसके प्रेशर्स चेक करेंगे, उसके विजुअल फ़ील्ड्स करेंगे। अगर विजुअल फ़ील्ड्स भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब उसमें डार्कनेस ज़्यादा आ रही है और प्रेशर भी नॉर्मल लिमिट्स में नहीं है, तो हम फिर अगला स्टेप प्लान करेंगे। ये पेशेंट के आने पे ही अगला स्टेप प्लान होगा। पेशेंट कई बार ये समझता है कि जी मुझे ड्रॉप्स दे दिए हैं, मैं डालूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, छोड़ दूँगा। ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है उसको फर्स्ट मीटिंग में ही ये सारी बातें समझाएँ। तो फिर वो आता है, फिर उसका फ़ायदा भी हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप फिर हम सर्जरी प्लान करते हैं अगर ज़रूरत हो तो। तो वो सर्जरी का भी बता दें कि उसमें क्या किया जाता है? सर्जरी में यही किया जाता है कि हम एक एडिशनल ड्रेनेज चैनल बनाते हैं,
जिसकी वजह से प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है। अब क्या आपकी सर्जरी हो गई, उसके बाद आपकी जान छूट गई ड्रॉप से भी और डॉक्टर के पास आने से भी? ऐसा नहीं है, आपको फिर भी आना है। सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डॉक्टर ने पहले चंद दिनों में तो उसको मैनेज करना है। वो उस फेज़ से गुज़र गया, उसके बाद वो आपको रेगुलरली बुलाता रहेगा कि जी मेरी सर्जरी और ड्रेनेज चैनल जो मैंने बनाया है वो वर्किंग है? काम कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं। ऐसे भी सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, पेशेंट कहता है जी 5 साल पहले 10 साल पहले मैंने काले मोती का ऑपरेशन फ़लाँ डॉक्टर से करा लिया था, मैं तो ठीक हूँ। हम देखते हैं वो तो पहले अच्छी विज़न थी उसकी और अब तो वो भी ख़त्म हो गई। इसका मतलब है इस टाइम ड्यूरेशन में कभी ऐसा पॉइंट आया कि उसका वो जो चैनल था वो ब्लॉक हो ब्लॉक गया। हो गया तो अगर आप और डॉक्टर प्रेशर के बढ़ गया आँख बढ़ के गया, अंदर। आप डॉक्टर के पास आएँगे तो वो नेक्स्ट प्लान आपके लिए करेगा। हो सकता है फिर रीडू सर्जरी करे, हो सकता है वो आपको वापस ड्रॉप्स पे ले आए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉलो-अप। तो इसका मतलब है जो अब तक की गुफ्तगू से हमें समझना चाहिए और लोगों को भी और नाज़रीन को भी समझना चाहिए कि काला मोतिया के केस में एक तो उसकी तशख़ीस बड़ी आसान, सहल और सस्ती और तेज़ है। विदिन सेकंड्स टेस्ट हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता वो डायग्नोज़ हो गया है, तो जो डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स बताए हैं, वो लाज़मन उस शेड्यूल के मुताबिक डालें और मुसलसल डालें और बाद में फ़ॉलो-अप के लिए भी विज़िट करवाएँ, जी, ताकि आँखों का प्रेशर बार-बार चेक होता रहे और पता चलता रहे कि सिर्फ वही ड्रॉप काफ़ी हैं या मज़ीद कुछ ड्रॉप्स की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह ही है डॉक्टर साहब, जिस तरह पीरियोडिक हम गाड़ी के टायर का प्रेशर चेक करवाते हैं। प्रेशर ऐसा तो नहीं होता कि जब आपने टायर डलवाएँ, उससे जो हवा फुल करवाई 30 का प्रेशर करवा लिए तो सारी ज़िंदगी चलेगा। हाँ, इसी तरह ही होता बिल्कुल है ना। ऐसे ही है। सर्दियों उनको में तो ख़ास तौर पर आपको 15 दिन बाद आप चेक करवाते हैं, कुछ पाउंड्स हवा कम हुई होती है टायरों के अंदर, आप दोबारा फिल अप करवा लेते हैं। तो आँखों की तरफ से नाज़रीन इस तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए। वो टायर है, टायर का तो कोई इशू नहीं है, ये आँखें आपकी। बिल्कुल, और टायर चेंज हो सकता है, गाड़ी आँख नहीं चेंज चेंज हो हो सकती सकती। है, आँख या ऑप्टिक नर्व जो कि एक एरिया है जो डैमेज हो जाता है वो चेंज नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं कि जी ब्लाइंड हो गए ग्लाकोमा से, पेशेंट सवाल करता है डॉक्टर साहब इसकी क्या आँख चेंज हो सकती है? पेरेंट्स कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये कंडीशन हो गई, क्या मैं अपनी आँख इसको दे सकता हूँ? जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, ये उस तरह से नहीं है कि जिस तरह नाज़रीन गुर्दों का मामला है या जिगर का मामला है कि आप ऑर्गन डोनेट करके तो वो कुछ उसमें मरीज़ को बचा लेंगे। आँखों का मामला है और आँख की जो ट्रांसप्लांटेशन है वो उस तरह से नहीं है काला मोतिया के केस में, जिस तरीके से आप लोग समझ रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ आएँ कि कौन-कौन सी ऐसी हमारी तर्ज़ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से काले मोतिये का इम्कान बढ़ जाता है, और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए काला मोतिया से बचाने के लिए? देखें जी, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में काला मोतिया है वो तो फिर आपको उसमें कोई ऐसा प्रिवेंटेबल मेजर नहीं है कि आप ये करेंगे तो वो आपको काले मोती से बचा लेगा। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हैबिट्स आप अपना लें, उससे ये है कि जो काले मोती की जो प्रोग्रेशन है उसको रोका जा सकता है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़ अगर है तो उसका कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, ये चंद चीज़ें हैं जिसको आप अगर अवॉइड करें और रिस्क फैक्टर्स जैसा कि शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इनको कंट्रोल करें तो आप इसकी प्रोग्रेशन से बच सकते हैं। अब हम डॉक्टर अहमद, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत मुफीद और दिलचस्प गुफ्तगू आपने की। तो मैं चाहूँगा कि हमारे वो नाज़रीन जो जिनकी फ़ैमिली में ग्लूकोमा या काला मोतिये का मर्ज़ है, या वैसे भी अदरवाइज़ नॉर्मल लोग भी जो 40 साल से ऊपर हैं, उनमें भी चूँकि रिस्क होता है, वो देख रहे होंगे, तो उनको टेक होम मैसेज आप इस बीमारी के हवाले से क्या देना चाहेंगे प्लीज़? जी, आप लोगों के लिए ये एक मैसेज है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो जिनको देख के मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, जो कि एलर्जिक आई की कंडीशन के हवाले से ना किसी स्टोर वाले से और किसी भी जानने वाले की से पूछ के स्टीरॉइड्स की दवाइयाँ डाल रहे हैं और सालों साल डाल रहे हैं। उनसे उनको बेशक फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये बात उनको कोई नहीं बताता या वो डॉक्टर के पास नहीं आते कि उनको पता नहीं, इल्म नहीं होता कि स्टीरॉइड की ड्रॉप्स काफ़ी अर्सा डालने से आँखों का प्रेशर हाई हो जाता है और जिसकी वजह से ग्लाकोमा हो जाता है और वो ब्लाइंड हो जाते हैं।
जब वो ब्लाइंड होते हैं फिर डॉक्टर के पास आते हैं, जब उनसे बातें पूछी जाती हैं तो उसमें निकलता है जी ये काफ़ी अरसे से कोई ड्रॉप्स डाल रहे थे किसी स्टोर वाले के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे कि जी हमें डॉक्टर ने ये दिया था, हम ठीक हो गए थे, तुम भी ये ले लो। ये जो एक हमारे एरिया में बहुत कॉमन है, तो उस हवाले से अपने जो आपके प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनको ज़रूर दिखाएं, उनसे ओपिनियन लें ताकि आप ब्लाइंडनेस से बच जाएं। और दूसरी बात, ये जो हमारे अब न्यू एडवांसेस आ गई हैं सर्जरी में, कन्वेंशनल सर्जरी जो हम कर रहे हैं वो तो अवेलेबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हमें जो कन्वेंशनल सर्जरी उसके सक्सेस रेट अच्छे नहीं होते, हमें एडवांस की तरफ जाना पड़ता है। उन एडवांस डिवाइसेस के लिए जो हम इम्प्लांट करते हैं आँख में, उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी प्राइसेस इतनी रखी जाए ताकि आम आवाम के लिए वो अवेलेबल हों और वो अफोर्डेबल हों, ताकि वो उसकी सर्जरी की तरफ भी हम उनको कायल करें और करा लें। पैसों की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट सर्जरी अवॉइड कर जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली वो बेचारे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ग्लाकोमा क्योंकि इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बर्डन है ब्लाइंडनेस का हमारी आवाम में ग्लाकोमा की वजह से। इसका सब आप जो जनरल पब्लिक है उनको यही मैसेज है कि वो 40 साल के बाद लाजमी साल बर साल अपना एक चेकअप करवाएं, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है वो फ़ौरन करवाएं और वो 40 साल के होने का वेट ना करें। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद लतीफ़ चांडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस आम जो आँखों की बीमारी है उसकी, जिसे हम कालिया मोतिया के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर इतनी मुफीद और दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।